हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग खंड 3 के तहत दोस्तों आधुनिक भारत का दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह दोस्तों, जनजातीय विद्रोह दोस्तों, और उसके बाद 1857 का क्रांति दोस्तों। आज हम लोग इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। प्रमुख भारतीय विद्रोह जो जितना भी विद्रोह हुआ दोस्तों, माइनर इंडियन रिवॉल्ट दोस्तों और 1857 की क्रांति दोस्तों, ये चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में भी शेयर भी कीजिए दोस्तों। सिर्फ वीडियो देखिए नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, इसलिए आप लोगों से यही उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस परिवार को जितना हो सके फैलाइए और वीडियो का आनंद लीजिए। जो भाई बहन पूरा नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इस बुक का पूरा थ्योरी देखिए। उसके बाद जितना भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 8 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। प्रमुख भारतीय विद्रोह दोस्तों पहले, उसके बाद 1857 क्रांति इसी चैप्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, भूमिका पे हम लोग चर्चा करते हैं पहले दोस्तों। ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शासकों जैसे जमींदार राजा राजवाड़े कुलीन वर्ग आदि के खिलाफ 18वीं सदी से ही सामान्य नागरिक, कृषक तथा जनजातीय लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। कृषक आंदोलन के कारण ब्रिटिशों की भूनीतियां एवं राजस्व के दमनात्मक वसूली आदि थी दोस्तों। यद्यपि अधिकांश विद्रोहों का पुलिस तथा सेना की मदद से दमन किया गया, परंतु भारतीय किसानों ने विभिन्न स्थानों पर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जनजातीय विद्रोह का कारण उनके परंपरागत अधिकारों का हनन होना था। आदिवासियों का वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त जनजातीय समुदायों का प्राचीन भूमि व कृषि व्यवस्था में विदारण दोस्तों मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न जनजातीय विद्रोह का एक ही साझा कारण था। आबकारी कर और नमक कर जैसे करों की दमनकारी वसूली भी इन विद्रोह का कारण बनी दोस्तों। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया, फलतः समय समय पर विभिन्न जन विद्रोह भी हुए दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख जन विद्रोह। देखिए पहला विद्रोह दोस्तों सन्यासी विद्रोह का नंबर आता है। पहला कौन विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह दोस्तों, बंगाल में 1770 से 1820 दोस्तों। अब कुछ स्रोतों में दिया जाता है 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। तो कितना दिया जाता है? 1763 से 1800। अब कुछ सन्यासी विद्रोह का रियल टाइम तो 1770 से 1820 है दोस्तों। चलिए जिस तरह ऑप्शन देखें उस तरह काम करेंगे हम लोग दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी, राजनीतिक अशांति एवं तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सन्यासी प्रभाव ढाका, रंगपुर और मेमनपुर था दोस्तों। सन्यासी प्रभाव का क्षेत्र कहाँ पे था? ढाका, रंगपुर, मेमनपुर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इस आंदोलन के नेतृत्व करता भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे दोस्तों। कौन थे? भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे दोस्तों, नेतृत्व करता थे दोस्तों ये दोनों। चलिए हम लोग 1770 के अकाल के बाद तो इतना तीव्रगामी विद्रोह किया गया कि 1773 में विद्रोहियों ने समानांतर सरकार बना ली दोस्तों। विद्रोहियों ने क्या की? समानांतर सरकार भी बना ली दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में 1882 का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है दोस्तों। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ 1882 का कथानक सन्यासी विद्रोह का आधार है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट विद्रोह हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह दोस्तों फकीर विद्रोह आया। दूसरा विद्रोह कौन हुआ? फकीर विद्रोह दोस्तों। ये भी बंगाल 1776-77 में हुआ दोस्तों। देखिए
एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था दोस्तों। इस विद्रोह के नेता मजनून शाह ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों को धन की वसूली की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मजनून शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलनों की बागडोर मूसा शाह एवं चिराग अली शाह ने संभाली दोस्तों। राजपूत, पठान और सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन को सहयोग प्रदान किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन का सहयोग दिया दोस्तों। फिर कालांतर में इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी और अंग्रेज फैक्ट्रियों और सैनिक साजो सामान पर केंद्रित था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन को कठोरतापूर्ण दबा दिया दोस्तों। पाइका विद्रोह देखिए, पाइका विद्रोह 1817 से 1925 दोस्तों। पाइका विद्रोह कब वो? पाइका विद्रोह 1817 से 1825 दोस्तों। पाइका विद्रोह, यह विद्रोह उड़ीसा, कहाँ पे? उड़ीसा के पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से शुरू हुआ था। कहाँ? उड़ीसा के खुर्दा जिले से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बख्शी जगबंधु विद्याधर दोस्तों। बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया दोस्तों, जो खुर्दा के राजा सैन्य कमांडर थे। खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पाइका जाति को परंपरागत रूप से खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए करमुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। अन्य कारणों में भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली और उत्पीड़न भी शामिल रहा दोस्तों, जिससे यह आंदोलन आक्रोशित हो गया। 1825 में दोस्तों इस आंदोलन का पूर्णतः दमन कर दिया गया दोस्तों। जुलाई 2017 में इस विद्रोह को 200 साल पूरे होने पर भव्य समारोह आयोजित किया गया दोस्तों। अहोम विद्रोह देखिए, अहोम विद्रोह दोस्तों 1828 से 33 में कहाँ हुआ? असम में दोस्तों। अहोम विद्रोह पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1828 से 33 इनका कार्यकाल था दोस्तों, और असम में हुआ अहोम विद्रोह दोस्तों। चलिए, अहोम विद्रोह देखिए 1824 में बर्मा के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया और जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के असम छोड़कर चले जाने के को कहा। परिणाम स्वरूप विद्रोह फूट पड़ा। 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुमार के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु विद्रोह सफल ना हो सका। अंग्रेजी अधिकारियों ने गोमधर कुमार को गिरफ्तार कर अंततः विद्रोह को दबा दिया। फिर 1830 में देखिए, अहोमों ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई, परंतु इससे पहले विद्रोह होता कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। इसी तरह अहोम विद्रोह को शांत किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, फ्रेजी विद्रोह दोस्तों 1838 से 57 बंगाल में हुआ दोस्तों। फ्राजाई विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों? 1838 से 57 के बीच चला ये विद्रोह दोस्तों, और ये बंगाल में फ्राजाई विद्रोह है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फ्रेजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह किया। कौन किया दोस्तों? शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया। इसका प्रचार प्रसार शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मियाँ ने किया दोस्तों। कौन किया इसका प्रचार प्रसार? शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मियाँ ने किया दोस्तों। देखिए, फ्रेजई विद्रोही सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। साथ ही यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदार को बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था दोस्तों। फ्रेजई उपद्रव 1838 से 57 तक चलते रहे। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी आंदोलन में शामिल हो गए दोस्तों। इस संप्रदाय के अनुयायी सब
बहावी आंदोलन में शामिल हो गया दोस्तों। देखिए कूका आंदोलन 1840 से 72 दोस्तों, कूका आंदोलन 1840 से 72 में। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था, परंतु अंग्रेजों के पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल, सियान साहब एवं उसके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद शिष्य राम सिंह कूका नेतृत्व में विद्रोह को जोर पकड़ाया दोस्तों। राम सिंह कूका ने नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा। 1869 देखिए, 1869 में राम सिंह कूका नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ। 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना इस विद्रोह का मूल उद्देश्य था दोस्तों। 1872 देखिए, 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया दोस्तों, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई और इस तरह इस आंदोलन पर नियंत्रण पा गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कूकी आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश समाजों और स्कूलों का बहिष्कार किया। कह सकते हैं कि कूका आंदोलन में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व मौजूद थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 24 दिसंबर 2014 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कूका आंदोलनकारियों के वीरतापूर्वक कार्य को सम्मान और पहचान देने हेतु अस्मरणीय स्टाम्प जारी किया दोस्तों। देखिए नोट में देखिए, बाबा राम सिंह कूका ने कहा, नामधारी आंदोलन 12 अप्रैल 1857, नामधारी आंदोलन दोस्तों 12 अप्रैल 1857 को चलाया था, जिसमें मद्यपान निषेध, गौमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं को समानता पर बल दिया दोस्तों। वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया दोस्तों। चलिए हम लोग गडकरी विद्रोह देखते हैं। 1844 दोस्तों, गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1844 दोस्तों। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आंदोलन हुआ। गडकरी लोग मराठों के किले में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे दोस्तों, और इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया था दोस्तों। गडकरियों ने समनगढ़ और भूंदरगढ़ के किले को जीत लिया। गडकरियों ने दोस्तों समनगढ़ और भूंदरगढ़ किले को जीत लिया। नेक्स्ट देखिए, सरकारों को गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा दोस्तों। सरकारों को गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। तो देखते हैं हम लोग आगे। देखिए चित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह दोस्तों, चित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 29 दोस्तों। चित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह देखिए, यह विद्रोह 1824 से 29 के दौरान चित्तूर कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ के स्थानीय शासक राजा मल्ला सरजा 1816 में एवं उसके पुत्र 1824 की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसकी उत्तराधिकारी शिवालिंगप्पा दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी दोस्तों। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। 1824 में के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया और रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया। फरवरी 1829 में कैद में रही रानी की मृत्यु हो गई दोस्तों। इसे देखिए, कित्तूर यानी चेन्नम्मा विद्रोह दोस्तों 1824 से 29 में था। यह विद्रोह 1824 से 29 के दौरान कित्तूर यानी कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ। यहाँ के स्थानीय शासक राजा मल्ला सरजा 1816 एवं उसके पुत्र 1824 की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी शिवालिंगप्पा दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा
चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया और रानी चेन्नम्मा को कैद कर फरवरी 1829 में कैद कर लिया और फरवरी 1829 में कैद में ही रानी की मृत्यु हो गई दोस्तों। रानी चेन्नम्मा के कैद के बाद भी गवर्नर रयन्ना ने एक बार पुनः विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से 1829 के तक विद्रोह जारी रहा दोस्तों। अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और 1830 में रयन्ना को फांसी पर लटका दिया दोस्तों। नोट में देखिए, हालांकि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ही अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा की दत्तक पुत्र की शासक की मान्यता नहीं दी थी दोस्तों। बावजूद इसके व्यक्तिगत का सिद्धांत को औपचारिक शुरुआत 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी दोस्तों। फिर से देखिए नोट में, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ही अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र को शासक की मान्यता नहीं दी थी। बावजूद इसके व्यक्तिगत सिद्धांत की औपचारिक शुरुआत 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी दोस्तों। नोट देखिए, बघेरा विद्रोह दोस्तों। बघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में दोस्तों। बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से? बड़ौदा से। देखिए फिर वेलुपंथी विद्रोह दोस्तों, ये त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को अंग्रेजी शासकों द्वारा सहायक संधि करने के लिए विवश करने की प्रचुर किया था दोस्तों। वेलुपंथी का विद्रोह त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को अंग्रेजी शासकों द्वारा सहायक संधि करने के लिए विवश करने में प्रतिचूर में था दोस्तों। चलिए हम लोग बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई में 1806 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। देखिए कच्छ में विद्रोह दोस्तों 1819 में। 1819 में का कारण था दोस्तों आंतरिक मामले में ब्रिटिश का हस्तक्षेप था दोस्तों कच्छ का विद्रोह में। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए जनजातीय विद्रोह यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों। जनजातीय विद्रोह, खोंड और सवार विद्रोह दोस्तों। खोंड और सवार विद्रोह देखिए, खोंड लोग दोस्तों, खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे दोस्तों। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह का मुख्य कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, खोंडों में प्रचलित नरबलि प्रथा यानी मोरिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना था दोस्तों। खोंडों में क्या था दोस्तों? नरबलि प्रथा दोस्तों, इसमें आदमी को बलि दिया जाता था दोस्तों। खोंड विद्रोह देखिए, खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया और 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गया, जिसके बाद 1856 में राधा कृष्णन दंड सेना के नेतृत्व में सवार विद्रोह आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों। 1857 में दंड सेना को फांसी पर लटका दिया गया और आंदोलन को समाप्त किया गया दोस्तों। कोल विद्रोह देखिए दोस्तों, कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ। VBI है दोस्तों। कोल विद्रोह का यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था दोस्तों। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे दोस्तों। कौन थे? बुद्धो भगत प्रमुख नेता थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण उस इलाके के जमींदार व ठेकेदार द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना था दोस्तों। साथ ही अंग्रेजों द्वारा भू लगान राजस्व व्यवस्था, छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देकर दीकुओं यानी बाहरी लोगों और गैर आदिवासी को उच्च लगान पर भूमि देने के कारण कबीलों के सरदार व अन्य आदिवासी अपनी सत्ता और भूमि से वंचित हो गए और उन्होंने विद्रोह का रुख अपनाया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव और माहली आदि जनजाति निवास करते थे। इन मैदानी लोग को कोल कहते थे। क्या कहते थे? कोल दोस्तों। देखिए लूट मार और तबाही इसके विरोध के प्रमुख ढंग थे दोस्तों। लूट मार और तबाही इसके विरोध के प्रमुख ढंग थे। यह विद्रोह सिंहभूम और पलामू और हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था दोस्तों। 1831 में बुद्धो भगत
के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोह मारे गए। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण 1832 में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। बाद में इसे कुचल दिया गया दोस्तों। हूल विद्रोह दोस्तों, जिसे संथाल विद्रोह भी कहते हैं दोस्तों। हूल विद्रोह को ही हम लोग संथाल विद्रोह कहते हैं। 1855 से 56 तक इसका कार्यकाल रहा दोस्तों। ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। विद्रोह से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इस विद्रोह के मुख्य नेता सिंधो एवं कान्हू थे दोस्तों। हूल विद्रोह का मुख्य नेता कौन थे? सिंधो और कान्हू थे। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एक को यानी संताल परगना दोस्तों। दामन एक को संताल परगना यानी भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था दोस्तों। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू और छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय ना मिलना, देरी से मिलना और अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना दोस्तों। फिर देखिए, इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों के समर्थन और सहायता कर रहे थे दोस्तों। इस विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशनों को लूटकर आग लगा दिया। अगस्त 1855 में सिद्धो और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। अगस्त 1855 में सिद्धो को, फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर में कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया दोस्तों। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। एस्ली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया दोस्तों। किसे? एस्ली एडेन को दोस्तों। अंग्रेजी सरकार भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून संथाल परगना कासतकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल को भूमि अंतरण करना गैरकानूनी हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, फिर देखिए दोस्तों, फिर आया मुंडा विद्रोह दोस्तों। कौन विद्रोह? मुंडा विद्रोह दोस्तों 1899 से 1900 दोस्तों। मुंडा कब से कब तक रहा? 1899 से 1900 दोस्तों। बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा के नेतृत्व में भी हुआ दोस्तों। बिरसा मुंडा को ही लोग धरती आबा कहते थे। इनके नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह छोटा नागपुर, वर्तमान अभी झारखंड में स्थित है दोस्तों, के क्षेत्र में इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था दोस्तों। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुटकुट्टी एक तरह की सामूहिक खेती होती थी दोस्तों। खुटकुट्टी क्या होती थी? एक तरह की सामूहिक खेती। जमींदारी और व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई और लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक, राजनीतिक और आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा का विद्रोह उलगलान विद्रोह यानी महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए ठेकेदारों, जागीरदारों और राजाओं और हाकिमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान कर दिया। ब्रिटिश समर्थकों व मुंडा जनजाति के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देखिए, इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका
भी उल्लेखनीय रही दोस्तों। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। फरवरी 1900 देखिए, फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिबुम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया दोस्तों। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिबुम में गिरफ्तार कर रांची के जेल में डाल दिया गया और जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियासत मिली और खुटकुटी अधिकारों को मान्यता मिली और बैठ बेगारी यानी जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यह विद्रोह 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला था औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लाने पर मजबूर किया गया जिनके जरिए दीकू निबाहरी लोग यानी आदिवासियों पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा आदिवासी भी अन्याय एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम था दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, चुआर विद्रोह दोस्तों 1768। चुआर विद्रोह जो हुआ दोस्तों भूराजस्व, अकाल और अन्य आर्थिक संकटों के कारण मेदिनीपुर जिले में बंगाल का आदिम जनजाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिया था दोस्तों। इनका नेतृत्व दलभूम, केलापाल, ढोलका और 12 भूमकीन राजाओं ने किया था दोस्तों। राजाओं ने मिलकर किया था। दैत्य की 1760 में संपूर्ण मेदिनीपुर जिले में ब्रिटिश कंपनी पर कब्जा हो गया और 1765 में आसपास क्षेत्र और महाल पर भी कब्जा हो गया दोस्तों। 1768 में दलभूम के शासक जगन्नाथ दल ने अपने क्षेत्र को उजाड़ कर वीरान कर दिया ताकि कंपनी को इस क्षेत्र पर अधिकार करने पर कुछ लाभ प्राप्त न हो। चुआरों को संगठित कर उसे कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दिया दोस्तों। चुआरों को संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दिया और बगावत का बिगुल बजते ही ढोलका यानी केलापाल 12 भूम के राजाओं ने जगन्नाथ दल का साथ दिया दोस्तों। नवाबगंज और झरिया के राजाओं ने कंपनी को राजस्व न देने की घोषणा कर दी। लगभग 3 दशक तक कंपनी चुआर विद्रोह से अशांत रही, किंतु धीरे धीरे विद्रोह शांत हो गया दोस्तों। फिर देखिए बीपीएससी ताना भगत आंदोलन पूछा गया था दोस्तों बीपीएससी 2.0 में दोस्तों 9-10 में। तो ये देखिए, वर्ष 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। फिर से देखिए, वर्ष 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। उरांव जनजातियों द्वारा जतरा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। यह आंदोलन जमींदारी शोषण के विरुद्ध शुरू हुआ तथा किंतु जतरा उरांव की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन गांधीवादी राष्ट्रवाद से जुड़ गए दोस्तों। और 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत यानी एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया दोस्तों। 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। चलिए हम लोग देखते हैं खांसी विद्रोह दोस्तों। खांसी विद्रोह कब से कब हुआ? 1837 से 33 दोस्तों खांसी विद्रोह हुआ। तो देखिए, बंगाल के पूर्व में जैंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों जो मेघालय में के बीच खासी लोग निवास करते हैं दोस्तों। फिर से देखिए, बंगाल के पूर्व में जैंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियां मेघालय के बीच खासी लोग निवास करते हैं। 1824 में ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क
बढ़ाने की योजना बनाई। खांसी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया। सन 1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया दोस्तों। रामोसिस विद्रोह देखिए, रामोसिस विद्रोह 1822, 1825 से 26, फिर 39 से 41। ये 3 टर्न में आया दोस्तों। पहले आया 1822 में दोस्तों स्टार्ट हुआ, फिर 1825 से 26, फिर 1839 से 41 दोस्तों। रामोसिस विद्रोह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल व भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में रहने वाले आदिम जनजाति रामोसिस ने उनके विद्रोह शुरू हुआ दोस्तों। इस संघर्ष को नेतृत्व चीतर सिंह और नरसिंह दत्तोत्रेय पेतकर ने प्रदान किया दोस्तों। 1822 में चीतर सिंह के नेतृत्व में रोमोसियो ने सतारा के आसपास के क्षेत्र लूट लिया और फिर 1825-26 में पड़े भयानक अकाल से प्रभावित रामोसियो ने उमा जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, कालांतर में सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत कर देने एवं उनके देश निष्कासन से विद्रोह पुनः भड़क उठा और 1840 से 41 में बड़े दंगे हुए और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने विद्रोह कर बदामी दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया दोस्तों। अंग्रेजी सेना के बाद विद्रोह को दबा दिया गया। रंपा विद्रोह दोस्तों, रंपा विद्रोह है यह विद्रोह आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुए। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरुद्ध था दोस्तों। रंपा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1922 से 24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में दोस्तों। रंपा विद्रोह किसके बीच में हुआ? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया और गैर आदिवासी नेता थे दोस्तों। देखिए, सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन में प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन वे आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। विद्रोह में गोरिल्ला युद्ध की नीति का अनुसरण किया गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए कुकी विद्रोह देखिए, कुकी विद्रोह दोस्तों 1917 से 1919 के बीच में कुकी विद्रोह। 1891 में आंग्ल मणिपुर युद्ध के बाद मणिपुर रियासत पर अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया। अंग्रेजों ने क्षेत्रों में बलात् श्रम यानी पोटांग को अनिवार्य कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत अधिकारों के हनन के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेबर बटालियन ने गैर युद्धक भारिक नन कॉम्बेटेंट पोर्टर के तौर पर स्थानीय जनजातियों की भर्ती को अनिवार्य किया गया, तो 1917 में कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का विस्तार कुकी आदिवासी वाले क्षेत्र कुकी आबादी वाले सभी क्षेत्र मणिपुरी, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और चीन पहाड़ी क्षेत्र, वर्तमान में म्यांमार दोस्तों, असम के कछार पहाड़ी क्षेत्र आदि में था दोस्तों। इस विद्रोह का विस्तार कुकी आबादी वाले सभी क्षेत्रों जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, चीन पहाड़ी क्षेत्र, वर्तमान में म्यांमार में दोस्तों, असम के कछारी पहाड़ी क्षेत्र आदि में भी था दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं बस्तर विद्रोह। देखिए, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था दोस्तों। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा गुंडा धुर के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए मणिपुर का नागा विद्रोह देखते हैं हम लोग दोस्तों। मणिपुर का नागा विद्रोह दोस्तों, इस आंदोलन का प्रमुख रोगमयी जदोनांग ने किया दोस्तों। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 1931 में
ब्रिटिश सरकार द्वारा जदुनांग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन में 16 वर्षीय नागा युवती गोडेन्यूल ने अपना नेतृत्व प्रदान किया दोस्तों। अगस्त 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जदुनांग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन को 16 वर्षीय नागा युवती गोडेन्यूल ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। गोडेन्यूल ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और काश्तकारी करों व कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया दोस्तों। अक्टूबर 1932 में गोडेन्यूल को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोडेन्यूल की रिहाई हुई दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद किसकी रिहाई हुई? गोडेन्यूल की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जवाहर नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज गोडेन्यूल को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी ने जदुनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ स्थापना की दोस्तों। किसका? होरका पंथ का। रानी गोडेन्यूल का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था दोस्तों। विभिन्न वर्षों के में किसान विद्रोह दोस्तों। नील विद्रोह 1859 से 60 देखिए दोस्तों। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 60 दोस्तों। चलिए, कृषक आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू आंदोलन बंगाल के नील विद्रोह था दोस्तों। नील विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1859 से 60 दोस्तों। कृषक आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह दोस्तों आपका नील विद्रोह था दोस्तों। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। इनकार करने पर किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। नील विद्रोह का पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बंद कर दी और हिंदू मुसलमान किसानों ने मिलकर विरोध में हड़ताल आयोजित की और प्रेस और मशीनरियों ने हड़ताल का समर्थन किया। अपवाद स्वरूप छोटे जमींदार महाजन भी इस विद्रोह का समर्थन किए दोस्तों। और 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना और खुलना और ढाका और मालदा और दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बागान में नील करवाना बंद होने लगा दोस्तों। बागान में नील कारखाने बंद हो गए बंगाल में नील कारखाने बंद होने लगे। नील विद्रोह भारतीय किसानों की पहला सफल विद्रोह था दोस्तों। नील विद्रोह नील बागान मालिकों को अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन को सहयोग हिंदू पेट्रियार्क हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। फिर से देखिए इस लाइन को दोस्तों, फिर भी है लाइन। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पेट्रियार्क इनके मालिक थे दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया। नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में नील आयोग का गठन का आदेश दिया। उसके बाद विद्रोह समाप्त हुआ दोस्तों। चलिए पावना विद्रोह देखिए। पावना विद्रोह 1873 से 76 है दोस्तों। बंगाल के पावना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। पावना विद्रोह जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही फरगने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करके लगान न देने, जमींदार के विरुद्ध मुकदमे में खर्चा और चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए गए दोस्तों। पावना विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों? बंगाल के पावना क्षेत्र में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकारों ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण
रखे हुए ऋण पत्रों और डिक्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन ना तो जमींदार विरोधी था और ना ही उपनिवेशवाद विरोधी था दोस्तों। किसानों के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था। आंदोलन ने किसान का नारा था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं। इस आंदोलन में नारा क्या था दोस्तों? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं दोस्तों। इस आंदोलन का पावना विद्रोह का यह नारा था दोस्तों। ये देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली आदि ने इस आंदोलन का समर्थन किया दोस्तों। फिर से इस लाइन को दोहराया जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली आदि ने इस आंदोलन का समर्थन किया दोस्तों। पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय थे दोस्तों। कौन थे मुख्य नेता? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे दोस्तों। कौन कौन थे पावना विद्रोह के मुख्य नेता में दोस्तों? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और सुमंत पाल दोस्तों। देखिए, चलिए ढक्कन विद्रोह हम लोग देखते हैं। ढक्कन विद्रोह दोस्तों 1874 से 75 में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर यानी ढक्कन जिले में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था था दोस्तों। विद्रोह का क्या आधार था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। इसके साथ साथ अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति 1865 के बाद कपास के निर्यात में कमी आई। बावजूद इससे सरकार अभी भी किसानों से ऊंचे भूकर वसूल कर रही थी, जो विद्रोह का कारण बना दोस्तों। ढक्कनी साहूकारों ने अधिकांश बाहरी मारवाड़ी तथा गुजराती थे दोस्तों, गुजराती थे। लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था और कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों के घर व जमीन अपना पास गिरवी रखते थे। इस तरह किसान महाजनों के चंगुल में होता था। किसान ने सूदखोर के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और शोषणकारी दस्तावेज जिसमें इकरारनामे, कर्ज की प्रतियां आदि शामिल होते थे दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रतियां को नष्ट कर दिया दोस्तों और किसान महाजनों की दुकानों से खरीदार करके तथा उनके खेती में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों और धोबियों तथा चर्मकारों ने भी महाजनों की किसी भी प्रकार की सेवा करने से इनकार कर दिया दोस्तों। फिर देखिए आगे 1869 ढक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। साथ ही दीवानी विधि संहिता के कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया व ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को बंदी बनाने से मुक्त कर रखा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पागलपंथी विद्रोह दोस्तों बंगाल में। तो कहाँ पे हुआ? तो पागलपंथी विद्रोह बंगाल दोस्तों। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? करम शाह द्वारा चलाया गया। अर्ध धार्मिक प्रकृति का था दोस्तों, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थन हेतु था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों की नाराजगी थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए इस विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारों पहाड़ियां तक था दोस्तों। कहाँ से था दोस्तों? इस विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारों की पहाड़ियों तक था। 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारों के
विरुद्ध विद्रोह कर उनके गढ़ों पर आक्रमण किया दोस्तों, गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। 1850 के क्षेत्र में उपद्रव ग्रस्त बना रहा दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए मोपला विद्रोह दोस्तों। मोपला विद्रोह जो हुआ ये 1836 में, अगस्त सितंबर 1921 में दोस्तों। कब हुआ मोपला विद्रोह? 1836 में अगस्त। फिर दूसरा नेक्स्ट पीरियड उसका 1921 भी है दोस्तों। केरल के मालाबार तट भी आई है ये सब दोस्तों। मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। मोपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरण अरबी एवं मलालई मुसलमान थे दोस्तों। क्या थे? इसे देखिए केरल के मालाबार तट पर आंदोलन किया गया। मोपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतर अरबी एवं मलालई मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान भी थे दोस्तों। निम्न दर्जे के किसान थे। देखिए आगे चलिए हम लोग देखते हैं। फिर अपने पहले चरण में यह विद्रोह अन्य विद्रोह से इस रूप में भिन्न था कि इसमें शोषकों और शोषितों को धर्म में यह अपने पहले चरण में यह विद्रोह अन्य विद्रोह से इस रूप में भिन्न था कि इसमें शोषकों और शोषितों के धर्म में अंतर था। देखिए इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। चूंकि ब्रिटिश शासन जमींदारी समर्थक था, अतः जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी थी। किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया था। विरोधास्वरूप मोपला किसानों ने जैनमियों यानी हिंदू जमींदार की हत्या करना व संपत्ति लूटना शुरू कर दिया दोस्तों। मोपला विद्रोह के दूसरे चरण अगस्त दिसंबर 1921 में मोपलाओं के खिलाफत नेता अली मुसलियार के नेतृत्व में अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था दोस्तों। अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध दोस्तों। 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने शौकत अली और गांधी जी और मौलाना आज़ाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया दोस्तों। मोपला विद्रोह की उग्रता देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। धार्मिक गुरुओं और खिलाफत और कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोहिद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अंततः मोपला विद्रोह कुचल दिया गया दोस्तों। इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा जाता है। इस विद्रोह को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी और हिंदू विरोधी दोस्तों भी कहा जाता है। चलिए 20वीं सदी के किसान आंदोलन देखिए। 20वीं सदी में दोस्तों किसान सभा का आंदोलन। अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदार और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के सदस्यों ने किया था दोस्तों। शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किसने किया दोस्तों? होम रूल लीग के सदस्यों ने। गौरी शंकर मिश्र और इंदु नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान दिया। कुछ स्रोतों में 1917 भी पढ़ने को मिलता है दोस्तों। नीचे देखिए इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरीलाल सिंह, दुर्गा पाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र और झिंगुरीलाल सिंह और दुर्गा पाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई दोस्तों। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई दोस्तों। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा 1920 का गठन किया दोस्तों। बाबा रामचंद्र ने क्या किया? असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा 1920 का गठन किया था। इस सभा ने किसानों से बेदखली, भूमि ना जोतने, बेगार ना करने की अपील की। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। किसानों ने बाजारों, घरों एवं अनाजों की दुकानों पर धावा बोलकर
उसे लूटा और तथा पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किसान सभा आंदोलन का विशिष्टता यह थी कि इसमें ऊंची व नीची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की दोस्तों। किसान सभा का आंदोलन की विशिष्टता यह थी कि इसमें ऊंची व नीची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, एका आंदोलन देखिए दोस्तों। एका आंदोलन जो है 1921 के अंत में और 1922, एका आंदोलन 1921 के अंत में या 1922 के प्रारंभ तक अवध किसान आंदोलन हरदोई और बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा दोस्तों। इस आंदोलन का कारण किसानों को जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना था दोस्तों। अस्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा शुल्क, उपहार और भेंट, जबरिया मजदूरी आदि लिया जाता था दोस्तों। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी, इसमें छोटे काश्तकारों के साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे दोस्तों। एका आंदोलनकारी नेताओं का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीति में विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में दमनात्मक कार्रवाई के चलते यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया दोस्तों। 1922 तक सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया दोस्तों। फिर देखिए बारदोली सत्याग्रह दोस्तों, 1918 में बारदोली सत्याग्रह। सूरत यानी गुजरात के बारदोली तालुकों में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह 1928 दोस्तों। देखिए गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि कालिप राज यानी अश्वेत जन भी शामिल थे। बारदोली की मेहता बंधुओं यानी कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी लगान पुनरीक्षण अधिकारी ने 30% वृद्धि की सिफारिश की, जिसका कांग्रेस नेताओं द्वारा भारी विरोध किया गया। बारदोली जांच समिति का गठन किया गया। फिर देखिए आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया दोस्तों। फरवरी 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला तथा बढ़ी हुई लगान राशि के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की दोस्तों। पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने हिंदू मुस्लिम गीता व कुरानों की कस्में खाई और किसानों को नरम दल व सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का पूरा सहयोग मिला। बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, साथ ही रेल कर्मचारियों ने हड़तालें आयोजित की दोस्तों। सरकार ने 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया। फिर भी जनमत लगातार सरकार विरोधी होता जा रहा था। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बारदोली मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारियों से कराई। जांच रिपोर्ट में उसने लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत थी, इसे घटाकर 6.03% कर दिया जाए। फिर देखिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। अब बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों।
चलिए हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा देखते हैं 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से नाम दिया गया। दोस्तों ध्यातव्य है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार, देखिए यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, तो यहाँ पे प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में बिहार में। दोस्तों ये ध्यान देना है। और यहाँ पे जो है दोस्तों, इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 दोस्तों, 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। ध्यातव्य है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।